हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, हमने नाउन की 2 क्लासेस अब तक कर ली हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। नाउन के बारे में सीखा, नाउन के काइंड्स के बारे में, कौन कौन से काइंड्स उनको जाना। और हमने पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन को कंक्लूड कर दिया है। यानी कि इन तीनों काइंड्स को, नाउन के इन तीनों काइंड्स को जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और इसके बाद हमारे पास नाउन के 2 काइंड्स बचे हुए हैं, और जो है एक कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में हम उन दोनों को कंक्लूड कर लेंगे और इस नाउन को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है, उसमें पहली हेडिंग जो होगी, यानी कि पहला जो टॉपिक होगा, वो होगा करेक्ट। ठीक है, आप मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे। करेक्ट। आप मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे क्या? ये नाउन का फोर्थ काइंड है। ठीक है, और इसे कहते हैं करेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे इसको? इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसको? तो मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काम करते हैं किसका? ग्रुप डिनोटिंग का। यानी कि ये ग्रुप्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो ग्रुप को डिनोट करते हैं। ठीक है, आप मैं लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, आप पॉइंट लिखेंगे। ये होते क्या है? ये होते हैं ग्रुप, ग्रुप डिनोटिंग। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये ग्रुप डिनोट। और पॉइंट लेंगे इसका। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई a group, a group of person, a group of person or other other creature. ठीक है, कलेक्टिव नाउन आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स। ठीक है, अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, यानी कि हमने क्या सीखा? कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो डिनोट करते हैं किसको? ग्रुप्स को। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ग्रुप डिनोटिंग होते हैं। और हमने डेफिनेशन देखा है, कलेक्टिव नाउन आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, पर्सन के ग्रुप को, और अदर क्रिएचर्स, अन्य प्राणियों की, ठीक है, अन्य जीवों के ग्रुप्स को, और जो है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं के कलेक्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, ये डिनोट कर। एग्जाम्पल अगर आप मेरे साथ देखना चाहें तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे bunch of keys, bunch of keys, या bunch of flowers भी होता है। ठीक है, bunch of flowers, baby of girls, baby of girls या फिर लेडीज। ठीक है, बेबी ऑफ गर्ल्स और लेडी। और हो जाएगा स्कूल ऑफ फिश, फिश या स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है कुछ एग्जांपल्स। बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बेबी ऑफ गर्ल्स या बेबी ऑफ लेडीज, स्कूल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा कलेक्टिव नाउन क्या होता है,
कलेक्टिव नाउन ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, और ये जो होते हैं पर्सन्स के ग्रुप या फिर अन्य किसी क्रिएचर का ग्रुप या फिर वस्तुओं के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कुछ एग्जांपल्स, जैसे बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ फ्लावर्स, बेबी ऑफ गर्ल्स या बेबी ऑफ लेडीज, स्कूल ऑफ फिश या फिर स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तमाम जो है यहाँ पर तमाम एग्जांपल्स हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उसमें आप बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अभी कलेक्टिव, ये थोड़ा लंबा चलेगा कलेक्टिव नाउन, बहुत सारी चीजें इसमें सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम सारी चीजों को समझेंगे। बेझिझक रहिए आप, बिल्कुल बेझिझक रहिए आप। बिल्कुल आप बेझिझक रहिए। जैसे मैं आपका कुछ सेंटेंस लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा हूं, a team of player is playing hockey। ठीक है, a team of player is playing hockey, या फिर मैं लिखूं a team of players are playing hockey, या फिर मैं लिखूं a team of players is playing hockey। ठीक है, a team of players is playing hockey, या फिर मैं लिखूं a team of player are playing hockey। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे आपके सामने। चार सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे, उसको ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। ठीक है, और जो कुछ भी आप समझ पा रहे हो इन चारों सेंटेंसेस से, ठीक है, उसको आप कमेंट्स में लिखिए कि इन चार सेंटेंसेस से आप क्या समझ पा रहे हो, सारी चीजें आप कमेंट्स में लिखिए। चलिए पढ़ते इसको। पहला एग्जांपल है हमारा, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या लिखा है, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। चौथा है, अ टीम ऑफ प्लेयर आर प्लेइंग क्रिकेट। तो पहले एग्जांपल से यानी कि पहले सेंटेंस से जो है सीखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है, इज प्लेइंग हॉकी, यानी कि खिलाड़ियों की एक टीम है। ठीक है, वो खेल रही है क्या। अच्छा पता है आपको हॉकी खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों की जरूरत होती है, कुल 11 खिलाड़ियों की जरूरत होती है एक टीम में। ठीक है, यहां पर लिखा गया अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर क्या है, सिंगुलर। और कभी आप बताइए, कभी एक प्लेयर की बदौलत, क्या एक प्लेयर की बदौलत आप हॉकी जैसा गेम, ठीक है, आप हॉकी जैसे गेम की एक टीम बना लोगे जिसमें 11 प्लेयर्स की जरूरत होती है। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक खिलाड़ी मिल करके हॉकी जैसे गेम के लिए एक टीम बना दे, क्योंकि हॉकी खेलने के लिए तो 11 खिलाड़ियों की जरूरत होती ही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर लिखा गया है,
एक खिलाड़ी से कभी एक टीम नहीं बनती, ठीक है, एक खिलाड़ी से कभी एक टीम नहीं बनती है। इसलिए ये सेंटेंस जो है पूरा तरीके से गलत है, क्योंकि अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो यहाँ पर एफ का यूज कर, ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स होगा। ठीक, चलिए आगे आगे सीखते हैं। अभी और भी चीजें इसी सेंटेंस में सीखने को मिलेंगी, अभी बताता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की एक टीम है, प्लेयर्स है यहाँ पे प्लूरल है, और प्लूरल खिलाड़ियों से मिलकर के एक टीम बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आर प्लेइंग हॉकी, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ क्रिकेट शायद बोल दिया था, हॉकी है, ठीक है, माफ कीजिएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलने के लिए तो भाई क्या खिलाड़ियों की जरूरत है, यहाँ पर खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, लेकिन रूरल फॉर्म में है, उनसे टीम बनी हुई है, ठीक है, आर प्लेइंग। क्या आपके हिसाब से अभी भी ये सेंटेंस सही है? आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग हॉकी। इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है? यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है, उसमें सही क्या होगा अभी बात करते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है, यहाँ पर एक टीम बनाई गई है, वो भी किससे? सिंगुलर प्लेयर से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। अगर आप इस प्लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है, तो भी तो सेंटेंस में गलती आ ही जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी सीखते हैं हम क्या चीज है, असल चीज क्या है वो अब सीखते हैं। इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, तो इसमें से सही कौन सा है? ठीक है, आप बताएंगे इसमें, इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो टीम और ये प्लेयर्स, इसमें से सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? टीम सब्जेक्ट है या फिर प्लेयर सब्जेक्ट? आप बताइए, जल्दी से कमेंट से बताइए, इसमें टीम सब्जेक्ट है या फिर प्लेयर सब्जेक्ट है? तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से, आप आप अपनी ओपिनियन रखिए कमेंट में। मेरे हिसाब से और ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें प्लेयर्स और टीम में, प्लेयर्स और टीम में टीम जो है वो सब्जेक्ट है। क्या है? टीम सब्जेक्ट है, ना कि ये प्लेयर, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। इसलिए ये प्लेयर्स जो होंगे वो हमारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। इन प्लेयर्स से जो मिलकर बनी टीम है, वो टीम हमारी सब्जेक्ट होगी, और वो टीम क्या है? और टीम एक टीम है, यानी कैसी है टीम? टीम जो है वो सिंगुलर है। टीम कैसी है? टीम सिंगुलर है। इसलिए इस सेंटेंस में टीम के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा हमको? इस टीम के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, जो कि इस सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, और ये जो होगा, ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और ये जहां पर देखेंगे आप, टीम, अगर हम टीम को सब्जेक्ट मानेंगे तो टीम हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, जहां पर उसके अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। कैसा होगा हमारा ये सेंटेंस भी? गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर? यानी कि अगर इस तरीके से दिया गया हो, आपको कलेक्टिव नाउन में ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, आपको कलेक्टिव नाउन में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिखा था, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मैंने लिखा था। मैंने क्या लिखा था? बंच ऑफ कीज। मैं लिखता हूँ फिर से लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था बंच ऑफ कीज,
या फिर मैंने लिखा था बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मैंने लिखा था बेबी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे थे कलेक्टिव नाउन समझाते वक्त। तो इसमें जो होगा बंच और स्पीज, यानी बंच और फ्लावर्स, इस बेबी इस गर्ल्स, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा ये ऑफ के बाद वाला कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये जो वर्ड, ये जो वर्डिंग यूज की जाएगी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, वो कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पंच हमारा जो है क्या होगा? हमेशा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि इस ऑफ से पहले जो कलेक्टिव नाउन में वर्ड यूज होंगे वो हमारे सब्जेक्ट होंगे, ना कि ऑफ के बाद यूज होने वाले वर्ड वो हमारे सब्जेक्ट कभी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और मैं लिखूंगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से सीखना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आपके सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन को रोकने के लिए बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती हैं ये सारी चीजें, छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, जैसे a flock a flock of a flock of ships। ठीक है, a flock of ships is is grazing is grazing in the field। ठीक है, a flock of ships is grazing in the field। a flock of sheep। ठीक है, a flock of sheep are are grazing in the field। ठीक है, इसके बाद और लिखेंगे a flock of sheep is grazing in the field। ठीक है, और एग्जांपल्स लिखेंगे a herd of deer is running। और लिखेंगे a herd of deers is running। ठीक है, या फिर लिखेंगे a herd of deers are running। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अब आप देखेंगे इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़िए और इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, कौन सा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्या गलती है। ठीक है, सेंटेंस में क्या गलती है वो आप कमेंट्स में लिखिए, उसको आप कमेंट्स में लिखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है। ठीक है, सेंटेंस में क्या गलती है उसको उस गलती को, उस मिस्टेक को आप जो है इस उसको कमेंट्स में लिखिए। ठीक है,
और इसको समझते हैं हम। चलो, इसको समझेंगे हम। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? अ फ्लॉक ऑफ शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेकंड है, अ फ्लॉक ऑफ शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फोर्थ, a herd of deer is running. Fifth, a herd of deer is running. A herd of deer are running. हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इस सेंटेंस, चलिए पहले देखते हैं उसको। अ सेंटेंस, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, यानी कि शिप, शिप माने क्या होता है? भेड़ होती है, यानी कि भेड़ों का समूह, फ्लॉक जो है समूह है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। ये फ्लॉक क्या है? समूह है, ठीक है। फ्लॉक क्या है? समूह है, किसका? डियर का, माफ कीजिएगा, शिप का, ठीक है। शिप का क्या है? समूह। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हमने अभी आपको बताया था। ये शिप जो हो, ये जो शिप्स है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। हम कभी भी सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। लेकिन एक चीज जान लीजिए आप, ये जो शिप्स लिखा गया ना, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये जो शिप्स लिखा गया, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये शिप्स जो लिखा गया, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या चीज है इसमें, फिर हम देखेंगे। अ फ्लॉक ऑफ शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ फ्लॉक ऑफ शिप यानी कि भेड़ों का जो है समूह। समूह किसका है? भेड़ों का। एक से ज्यादा भेड़ हैं, लेकिन हमको उन भेड़ों के अकॉर्डिंग जो है, उन शिप के अकॉर्डिंग जो है, हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। हम, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑफ के बाद यूज हुआ है, हम, हमारा जो ये जो सब्जेक्ट होगा वो फ्लॉक होगा। फ्लॉक कितना है? एक है, एक समूह है। इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ये यहाँ पर मिस्टेक आ जाएगी हमारी, यहाँ पर ये मिस्टेक आएगी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाएगी। तीसरा हम पढ़ेंगे, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेम है, ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, बस यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ था, जबकि जरूरत किसकी थी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से क्या होगा? सही होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगी भाई, इसलिए आप जो है ध्यान से इन सारी चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं, अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग। अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग। अ हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग। फिर हम देखेंगे, a herd of deers is running. A herd of deers are running, ठीक है। a herd of deer is running, डियर की अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में जो है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ है, इसलिए डियर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो हर्ड होगा। हर्ड कितना है? एक है। डियर यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, यानी कि सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। सेकंड पढ़ेंगे, अ हर्ड ऑफ डियर्स। ये डियर्स जो है ना, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो होता है डियर, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे, अ हर्ड ऑफ डियर्स आर रनिंग। चलिए, यहाँ पर डियर्स तो गलत है ही, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ पर अ हर्ड यानी कि समूह जो था वो सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है भाई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, ये सिप जो है, सिप्स नहीं होता है, यानी कि सिप जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा डियर, यही डियर जो होता है सिंगुलर भी होता है, यही प्लूरल भी होता है, ठीक है। ये जो डियर है वो सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये ऐसे जो कुछ सब ऐसे कुछ वर्ड है जो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन के लिए। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी होते हैं वही प्लूरल भी होते हैं। उनमें किसी प्रकार से यस या ईएस लगा कर कुछ प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें उसी में सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे वो वर्ड्स हैं। शिप, ठीक है, शिप, डियर, डियर, सीरीज, 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 बैरेक्स, बैरेक्स, ठीक है। शिप, डियर, सीरीज, बैरेक्स, सैलमन, सैलमन, सलमान मत पढ़ देना भाई, है भाई जान वाला सलमान मत पढ़ देना। सैलमन, स्पेसीज, स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट, 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 स्वाइन, स्वाइन में सुअर होता है भाई, क्राफ्ट, ठीक है, क्राफ्ट, और ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। इनमें अनावश्यक किसी प्रकार के एस या ईएस का यूज करके, ठीक है, ये बैरेक्स लिखा है इसका मतलब ये प्लूरल ही नहीं होगा, ये बैरेक्स जो होता है वो सिंगुलर भी यूज होता है, ठीक है। इस तरीके के ये सब वर्ड हैं जो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। यानी कि ये क्या है, सिंगुलर भी है इक्वल्स टू प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही, ठीक है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, नोट कर लीजिए इन सारे वर्ड्स को आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग चीजें। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी तक यही सारी चीजें पढ़ी। इसमें पता है तीन प्रकार के कलेक्शन बनते हैं। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें अलग अलग चीजें मिलकर के एक ग्रुप बनाती है, ठीक है, अलग अलग चीजें मिलकर के जब एक ग्रुप बनाती हो एक ऐसा कलेक्शन होगा। एक कलेक्शन ऐसा होगा जिसमें सारे लोग एक जैसे होंगे, ठीक है, सारे लोग एक जैसे ही होंगे, एक ऐसा कलेक्शन। और एक कलेक्शन होगा जो थॉट के बेस पर होगा, थॉट हमें सोचना पड़ता है, ठीक है, कि वो क्या है वो किस प्रकार से है, ठीक है, उसमें हमको सोचना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम सीखना स्टार्ट करते हैं पहले से ही। सीखते हैं क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स। पहले सीखेंगे क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स, यानी कि अलग अलग आइटम से, अलग अलग आइटम से जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें आप सीखेंगे जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल लूँ आप सभी के लिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ फिर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के बाद सीनरी, ठीक है, फर्नीचर, सीनरी, ठीक है, मशीनरी, क्या हो जाएगा, मशीनरी, पोइट्री,
ठीक है। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स होंगे जो अलग अलग, ठीक है, जो अलग अलग आइटम्स से मिलकर के, जो है अलग अलग आइटम्स से मिलकर के कलेक्शन, ये यानी कि अलग अलग आइटम्स का कलेक्शन होता है, सिंपल भाषा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको कहा जाए तो ये अलग अलग आइटम्स का जो होता है कलेक्शन होता है। अब जैसे फर्नीचर, आप फर्नीचर किसे कहते हो बताइए, आप चलो कमेंट में लिखिएगा, आप फर्नीचर किसे कहते हो। मैं आपके सामने एक चेयर रख दूं, क्या आप उसे फर्नीचर कहोगे? आप क्या उसे फर्नीचर कहोगे? अगर मैं आपके सामने एक चेयर रख दूं, या फिर मैं आपके सामने एक बेड रख देता हूँ, क्या आप उसको फर्नीचर कहोगे? एक अलमीरा दे देता हूँ, क्या आप उसे फर्नीचर कहोगे? एक सोफा दे दूं, क्या आप उसे फर्नीचर कहोगे? अगर आप उसको फर्नीचर कह रहे हो तो सरासर गलत है। यानी कि अगर हम एक कुर्सी यानी एक चेयर या फिर एक बेड, अलमीरा, सोफा, अगर वो अलग अलग है तो हम उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे। ठीक है अरे भाई, हम उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे, किसी भी हाल में हम उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे। फर्नीचर हम तभी कहेंगे जब कलेक्शन हो, एक कलेक्शन हो, उसमें चेयर भी हो, सोफा भी हो, अलमीरा भी हो, बेड भी हो। ठीक है, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलकर के एक कलेक्शन बनाएंगी तो उस स्थिति में वो जो कलेक्शन होगा उसको हम फर्नीचर कहेंगे, ना कि अलग अलग चीजों को फर्नीचर कहेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि अलग अलग आइटम्स जब एक कलेक्शन में आएंगे, ठीक है, उस प्रकार के नाउन जो होंगे, उस प्रकार के जो नाउन नाउन होंगे, वो कलेक्टिव नाउन जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल में और देखा जाए, सीनरी, सीनरी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको कहीं लिवा के जाऊं और एक पेड़ दिखा दूं, एक पेड़ दिखा दूं, तो क्या वो पेड़ यानी क्या पेंटिंग है? सीनरी क्या होती है? पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग में आप पेड़ दिखा दूं, एक पेड़ का फिगर मैं आपको दे दूं, तो क्या उसको सीनरी कहना सही होगा? आप कहेंगे नहीं, वो सीनरी नहीं हो सकती। या फिर मैं एक फिगर लेके आऊं उसमें माउंटेन का यानी कि पहाड़ों का फिगर बना हुआ है, उसको मैं आपको दिखा दूं और मैं आपसे कहूं ये सीनरी कैसी है, तो आप कहोगे क्या सर, क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो आप, ये सीनरी थोड़ी ना, ये तो माउंटेन है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। फिर मैं एक फिगर लेके आता हूँ, उसमें कुछ तालाब बना होता है, मैं उसको लेके आता हूँ, फिर मैं आपसे कहता हूँ ये देखो भाई कैसा ये तालाब कैसा है? आप कहेंगे क्या सर, फिर से आप वही बात कर रहे हो, ये तो तालाब है, सीनरी थोड़ी ना है। ठीक है, और मैं एक ऐसा फिगर लेके आता हूँ जिसमें फिगर में पहाड़ बना हुआ है यानी कि माउंटेन बना हुआ है, उसमें से सूर्य उदय हो रहा है यानी कि सनराइज कर रहा है। ठीक है, बगल से एक रास्ता गया हुआ है, तालाब है, ढेर सारे पेड़ हैं, उसको मैंने एक फिगर में इंक्लूड किया हुआ है। तो उस फिगर को मैं लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा, कहूंगा सीनरी ये कैसी लग रही है, तो आप कहोगे सर ये सीनरी बहुत अच्छी लग रही है। यानी कि वो जब अलग अलग डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग आइटम से क्रिएट करके जो फिगर बनाया जाएगा, हम उसको सीनरी कहेंगे, ना कि उस इकलौते पेड़ वाले फिगर को सीनरी कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम इकलौते पेड़ वाले, इकलौते पहाड़ वाले, इकलौते तालाब वाले फिगर को जो है हम सीनरी नहीं कहेंगे। जब वो सारे आइटम्स एक फिगर में आ जाएंगे तो उस स्थिति में उस फिगर को हम सीनरी कहेंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर। मशीनरी है इस तरीके से, मशीनरी कोई जो काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीनरी है, उसको चलाने के लिए अलग अलग आइटम्स जो है जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, कई बार अगर आप गेमिंग कर रहे हो, चलो ठीक है, आप गेमिंग कर रहे हो, आपके पास एक मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा। ठीक है, और इंटरनेट के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीजें होंगी। तो वो मशीनरी है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग चीजों से बना हुआ है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, वो अलग अलग आइटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मैं केवल मॉनिटर को मशीनरी नहीं कहूंगा, मैं केवल कीबोर्ड को मशीनरी नहीं कहूंगा, मैं केवल माउस को मशीनरी नहीं कहूंगा। जब वो सारे आइटम्स इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे काम करेंगे, तो उस स्थिति में हम उसको मशीनरी कहेंगे। ठीक है, ये होता है क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई।
एग्जाम्पल्स में अगर मैं सेंटेंस लिखूं, अगर मैं कुछ सेंटेंसेस को एग्जाम्पल बताऊं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं। सीनरी, the scenery of the scenery of scenery of Kashmir is scenery of Kashmir is very charming, ठीक है। फिर मैं लिखूं the sceneries of Kashmir, the scenery of Kashmir, scenery of Kashmir are very charming, are very charming. The scenery of Kashmir are very charming. अब बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे इसमें कौन सा सेंटेंस सही, ठीक है, आप बताएंगे इन दोनों में सेंटेंस कौन सा सही है। पढ़ते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, यानी कि कश्मीर का जो सीनरी है, जैसे जो है बहुत ही सुहावना है, चार्मिंग। यहाँ पर सीनरी का सीनरीज किया गया है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इसी के अकॉर्डिंग यूज किया गया है, क्योंकि ये ऑफ के बाद यूज हुआ तो कश्मीर जो है हमारा सब्जेक्ट है, द सीनरी ही हमारा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर द सीनरी है, द सीनरी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। तो मैं बता दूं आप सभी को, सीनरी का कभी सीनरीज नहीं होता है, यानी कि सीनरी ऑलवेज सिमिलर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सीनरी जो सब्जेक्ट है वो ऑलवेज सिमिलर की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस जो सही होगा और ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यानी कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमेशा कैसे यूज होंगे, वो हमेशा सिमिलर के रूप में यूज होंगे, उनको बता दो, ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। मजा आ रही है कि नहीं क्लास में, वो बताइए आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, और जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ पा रहे हो। मेरी तो यही उम्मीद है और कोशिश भी कि मैं आपको एक भी डाउट ना छोड़ूं आपके मन में, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी, मशीनरी, मशीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोएट्री, पोएट्री और पॉटरी, पोएट्री और पॉटरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ग्रीनरी, स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी, ठीक है, क्रॉकरी, कटलरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्रिएटेड बाय डिफरेंट आइटम्स हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे यूज होते हैं, ये हमेशा यूज कैसे होंगे, ये कैसे यूज होंगे हमेशा, ये होंगे यूज हमेशा सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। कैसे यूज होंगे ये, ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है एस या ईएस का यूज करके इसको जो है हम प्लूरल में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें।
आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए आप, ठीक है। आप सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ करके रखिए। जैसे ही मैं ये खत्म करूंगा, जैसे ही ये हमारा टॉपिक खत्म होगा, हम इसकी कम से कम 2 क्लासेस रखेंगे, वो भी प्रैक्टिस, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिखेंगे, वहां पर कहाँ पे क्या गलती है, उन सारी चीजों को सीखेंगे। अभी आप जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ले आइए, बाकी हम करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। टॉपिक को समाप्त होने दीजिए, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये क्लास हमें यहीं रोक देनी चाहिए, ठीक है। ये क्लास हमें रोक देनी चाहिए, क्योंकि काफी कंसेप्चुअल क्लास थी ये, और सीखना, जो कुछ भी सीखा बहुत जरूरी था। तो मेरे भाई, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और जो है, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यही है। और अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से, अच्छे शिद्दत से पढ़िए, ठीक है। ये टाइम पास वाला नहीं, टाइम पास वाली पढ़ाई नहीं करना। और हमको 2024 के एंड में, या फिर 2025 के स्टार्टिंग में किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक कर ही लें, ठीक है। यही तो हमारा टारगेट है ना, कर ही लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बाय।